सत श्री अकाल जी, नमस्कार, आदाब, hello, hi. So today's video we are going to record in English and Hindi because ये हमारा मोस्टली वो सेक्टर कवर करता है जो हमारा नेशनल लेवल पे कवर आउट होएगा. सो इस पीपीटी है हमारे पास, उसमें हम मोस्टली इंडियन बैंकिंग सेक्टर के बारे में जो वीडियो है हम कर रहे हैं. हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया. सबसे पहले हमें जो हमारे रिजर्व बैंक के ऊपर प्रीएम्बल है, दिस इज टू रेगुलेट द इश्यूज ऑफ बैंक नोट्स एंड कीपिंग ऑफ रिजर्व विद view of securing monetary stability in India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantages, to have a modern monetary policy framework to meet the challenges of an increasingly complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. ये हमें प्रीएम्बल जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई की स्टार्टिंग में हमें लिखा हुआ मिल जाता है. इस प्रीएम्बल में जब भी हम नोटिस करते हैं कि हमें उस बैंकिंग सिस्टम के बारे में, कह लीजिए कि हमें एक प्रीव्यू मिला है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि हमारे देश में जो बैंकिंग सेक्टर है दैट इज़ अ ग्रोइंग सेक्टर एंड दिस ग्रोइंग बैंकिंग सेक्टर इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोइंग बैंकिंग सेक्टर इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस. और जो हमें प्रीएम्बल है इसमें भी हमें ज़्यादातर यही बताया गया है कि हमारे पैसों को, जो हमारे पास करेंसी है, जो हम किसी को पैसे उधार देते हैं, जो हमारे पास पैसे आ देते हैं, वो देश में उस मनी को अच्छे तरीके से मैनेज करना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे अपनी देश में पैसे को संभाल सकें और हमारी कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी जो एक पे दूसरा डिपेंडेंट और दूसरे पे तीसरा डिपेंडेंट है, उसको यहाँ पे रेफर किया जा रहा है कि उसको में भी सॉल्व कर सकें और साथ में दिमाग में ये हमें रहे कि हमें साथ में तरक्की भी करनी है. दिस इज़ द प्रीएम्बल टू लर्न विद. हम स्टार्टिंग इससे ही करेंगे जो कि हिस्ट्री ऑफ हमारे बैंकिंग सिस्टम की है. दिस बिगिंस विद द हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम इज अ प्री और पास पोस्ट, दो सेक्शन में होती है, प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस में होती है. स्टार्टिंग जो इसमें हम फेजेस हैं, हमारे पास 3 फेजेस होंगे. जो हमारे तीनों फेजेस हैं, एक 1770 टू 1969, ये हमारा अर्ली फेजेस है बैंकिंग का, क्योंकि उसके बाद रिफॉर्म्स आने स्टार्ट हुए थे. हमें ये फील हुआ था कि हमें ज़रूरत कहाँ है, किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें कितने पैसे चाहिए, हमें ग्रोथ के लिए कैसे है, लोन किसको देना है, कब देना है, कितनी अमाउंट तक दे सकते हैं, उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन क्या है. ये पॉलिसीज उसके बाद डिसाइड हो चुकी थी. और नेशनलिज्म फेज की कंट्री फर्स्ट का कह लीजिए काइंड ऑफ नारा लगा था, जिसमें लोगों के लिए रिफॉर्म्स जो है क्रिएट किए थे. उसके बाद लिबरेशन फेज मींस थोड़ी सी आज़ादी दी गई थी बैंकों को, ताकि जो कि एक मेन सेक्टर है उसको ही पूरी हम कह सकते हैं कि बेनिफिशियर ना हो, दूसरे भी इसके साथ अपना बेनिफिट ले सके. मीन्स द अदर पीपल शुड आल्सो रिजेंबल विद दीज थिंग्स. सो द मोस्टली ये हमारा एक ग्राफ है एंड द चार्ट है. मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज टेकन फ्रॉम द इंटरनेट. सो उसमें ही एक चार्ट मिला है मुझे, उसमें ये इन्होंने हमें प्री और पोस्ट दो सेक्शंस में डिवाइड करके दिया है. पोस्ट में हमारे ये 3 सेक्शन होते हैं. दिस इज अवर क्वेश्चन विच मे कम अप इन एग्जाम कि हमारा प्री नेशनलाइजेशन पीरियड कितने से कितने साल का हो सकता है, जहाँ हमारा पोस्ट पीरियड कितने साल का है, जहाँ लिबरेशन पीरियड कब से कब होता है. सो ये आपको साथ में साथ याद रखना है कि दीज आर द पार्ट्स. और ये हमें डेट्स भी याद रखनी है कि प्री जो है दैट बिलोंग्स फ्रॉम 1947 टू 1969 एंड उसके बाद जो पोस्ट है दैट बिलोंग्स फ्रॉम 1969 टू 1991 एंड लिबरेशन पीरियड इज फ्रॉम 1991 टिल डेट. टिल डेट मीन्स जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ और जो भी मुझे इंटरनेट पे मिला है, जो आज के दिन पे सारा दिन सर्च कर करके आई क्रिएटेड अ पीडीएफ फॉर यू गाइज. सो आप देखिए, अगर कुछ आगे पीछे होता है तो प्लीज़ रेफर दैट एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं कि और क्या इसमें एडिट करने की ज़रूरत थी. सो आई पिकअप द बेसिक्स एंड ये हमारा जो प्री इंडिपेंडेंस है, प्री इंडिपेंडेंस में 1786 जब से पहला बैंक बना है इंडिया में और उसको आगे फर्दर चलाया गया है, तो उस चीज़ से रिलेट करता हुआ हमारा जड़ा है हमारा प्री इंडिपेंडेंस सेक्शन है जो लिंक करेगा. कैंडिडेट्स जो है कि वो हमारे जो फंक्शनल बैंक्स हैं, जो हमारा आर्टिकल के साथ लिंक हो रहा है कि दैट इट स्टार्टेड फ्रॉम 1786 टू 1947, जो हमारा प्री इंडिपेंडेंस पीरियड है. इस सेक्शन में हमें जो बताया गया था दैट इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन वी आर अबाउट टू नो कि हमारे पास कौन कौन से नंबर ऑफ बैंक्स थे जो इंक्लूड हुए थे. सो हमारे पास जो सबसे पहला जो बैंक होता है दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान.
मैंने ये ढूंढ के निकाला है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान कैसा था, जो इसका सर्टिफिकेट था, जो बॉन्ड टाइप सर्टिफिकेट जो हमें मिलते थे कि कस्टमर की रिलायंस के जो डिपेंडेंस के लिए, ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज हमारा प्री हिस्टोरिक, मींस प्री हिस्टोरिक, सॉरी आई यूज अ रॉन्ग वर्ड, प्री इंडिपेंडेंस. So pre-independence period, during that period approximately 600 banks were registered. सो 600 बैंक का रजिस्टर होना कोई छोटी बात नहीं होती. मींस छोटे छोटे बैंक्स हैं जो रजिस्टर होना स्टार्ट हो चुके थे. और इन बैंक्स के अंडर हमारे पास क्या आए थे, ये 5 बैंक थे जो सही मायने में उभर के आगे आए थे. 5 को हमने 6 कर दिया था, बाद में 6 बैंक्स मान के चलेंगे बिकॉज ये बाद में कंबाइन हो जाएंगे. कौन कौन से बैंक कंबाइन होंगे, सो पहले हम उस वर्ड को मेमोराइज कर लेते हैं. दैट बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, तीनों अलग अलग टाइम पे बने थे. तो तीनों को अलग अलग को एक बैंक बना दिया गया था. 1809, 1840 एंड 1843 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया. आई हाईलाइटेड दीज थिंग्स ताकि आपको ये याद रहे कि हमें कौन कौन से बैंक को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया था, जो पहले हमने उसका लोगो या इन्वेल्व देखा था. उसके अलावा और भी बैंक्स थे, जैसे फॉर एग्जांपल द जनरल बैंक एंड द उर्दू बैंक. उर्दू बैंक एंड जनरल बैंक जो थे वो भी कह लीजिए कि इनके साथ लिंकेज नहीं थी, लेकिन दे स्टॉप्ड वर्किंग लेटर ऑन. शुरू शुरू में इन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद इंडिया के इतने रिफॉर्म्स नहीं थे, पीपल वर नॉट ट्रस्टिंग अदर्स कि आप हमारा पैसा सेव कर लीजिए, जब वो ज़्यादातर अपने पास रखते थे. सो दे collapsed, यू कैन से दैट. द इम्पीरियल बैंक ऑफ लेटर वाज नेशनलाइज्ड, जिसे बाद में हमें देश में उसे स्वीकार किया, एंड इट बिकम्स द लार्जेस्ट बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया नोन एज द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू रिजेंबल कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहाँ से निकल के आया है. सो वी नो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. एंड इफ द अनदर क्वेश्चन कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किन 3 बैंकों का मिश्रण है, अगर ये कोई कॉम्बिनेशन आता है, दैट इज बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास. आपको इसको इस तरीके से लिंक करना है और डेट भी याद रखनी है कि 1955 को इट बिकम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू फर्दर स्टेट, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पंजाब, स्टेट बैंक ऑफ हिमाचल, स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, हमें ये पता है. उसके बाद ये अब टोटली मर्ज होकर एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही बन चुका है. सो इनकी फर्दर कह लीजिए कि छोटी छोटी शाखाएं, जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं जो उसमें डिवाइड हो चुके हैं. द रीज़न आई एम स्पीकिंग अ लिटिल क्विकर इज दैट कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी बिकॉज वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 स्लाइड शोज इन दिस सेक्शन. सो ये आपके बेसिक जो है इसके 2 स्लाइड्स में कि प्री हिस्टोरिक में ये कौन कौन से बैंक्स थे और कब कब ये आपस में मर्ज हो गए थे. लेट्स कम टू अनदर हमारा सेक्शन कि इसके बाद इनके जो बेसिक है, जो मैंने क्वेश्चन सर्च कर रहा था, सो आई नोटिस्ड दैट कि इनके लोगों के ऊपर भी एक बार 2 बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है. पंजाब में नहीं, अलग स्टेट्स में आया कि ये लोगो किस बैंक को बिलोंग करता है. सो प्री एस्टेब्लिशमेंट में हमें ये याद रखना है कि इलाहाबाद बैंक जो आज भी चल रहा है, इट वाज एस्टेब्लिश इन 1865. इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कि इलाहाबाद बैंक कब स्थापित हुआ था, जहाँ 1865 में कौन सा बैंक है जो आया था, या इस लोगो वाला कौन सा बैंक है और वो किस साल में इस्टेब्लिश हुआ था. दिस में भी द क्वेश्चन बैंक भी आज जो इलाहाबाद बैंक में बार है ऐसे ही अलग अलग में आ जाएगा. सो पंजाब नेशनल बैंक, दैट इज इन 1894. बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज इन 1906. इसके लोगोस का ध्यान जरूर रखना बिकॉज पेपर में ये क्वेश्चन आ चुके हैं. आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग अगेन. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1911 एंड कैनरा बैंक जो है वो हमारा कब स्टैब्लिश हुआ था, दैट इज इन 1906. कैनरा बैंक के बाद हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा, दैट इज स्टैब्लिश इन 1908. सो इसके बाद आगे आ गया है कि दीज बैंकिंग, इन बैंकिंग सेक्टर्स में हमें और कौन कौन से सेक्शंस मिलने शुरू हुए थे. दीज बैंकिंग सिस्टम्स जो थे आज़ाद होते रहे, आगे से आगे चलते रहे. सो वो इनकी हिस्ट्री के बारे में और थोड़ा कर लेते हैं कि देयर वर मेजर रिफॉर्म्स. इंडिया में क्या था कि इन बैंकिंग के ऊपर एक कह लीजिए कि एक सेक्शन बन रहा था कि इंडियंस वर नॉट ट्रस्टिंग दीज टू मच. इंडियंस को ज़्यादा भरोसा नहीं था. ज़्यादातर जो बड़े लोग थे उनका ही पैसा इनमें सेव पड़ा हुआ था. सो इनमें और क्या थी, इंडियन अकाउंट होल्डर्स बिकम फ्रॉड प्रोन्स, कि वो एक फ्रॉड प्रोन्स के रूप से मशहूर हो चुके. मीन्स दैट कि वो ज़्यादातर किसी ना किसी चीज़ का शिकार हो रहे थे, किसी ना किसी घपले का या घोटाले का हम कह सकते हैं कि वो किसी ना किसी चीज़ के शिकार बन रहे थे. लैक ऑफ मशीन एंड टेक्नोलॉजी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैन मेड काम हो रहा था, एरर्स बढ़ रहे थे. सो इसमें लोगों को कह दीजिए कि प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही थी, ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आ रही थी. उसके बाद जो हमारा था एक 1949 में सेक्टर में एक एक्ट आया था,
उस एक्ट के अंडर उन्होंने सोशलाइज किया था कि कौन सी बैंक किस तरीके से कौन से काम करेगी। उसके लिए हमारे पास यहाँ एक पीडीएफ का लिंक है, आप इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, गूगल में सर्च कीजिए, आपको पूरा बैंकिंग सेक्टर का एक एक्ट मिल जाएगा और साथ ही में यहाँ पर एक हाइपर लिंक मिल जाएगा जो आपको इस एक्ट में और रिफॉर्म्स के बारे में जानकारी देगा, अगर कोई इसको डीपली एडजस्ट करना चाहता है या लर्न करना चाहता है। इसके साथ ही हमारे पास जो अगला सेक्शन आ जाता है कि द फॉलोइंग फॉर्मेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955 एंड 14 अदर बैंक्स इन इंडिया, कि उसके बाद 14 अलग अलग बैंक और इंडिया में जो से इस्टेब्लिश हुए थे उनका नाम नीचे लिस्ट वाइज दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास है इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्लीज नोट डाउन, हर एक का लोगो जरूर याद रखना कि किस बैंक का कौन सा लोगो है। अगर क्वेश्चन लोगो पे आएगा दैट विल बी वेरी इजी क्वेश्चन, तो उसको आप गलत मत कर देना जल्दी जल्दी में। इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक एंड यूको बैंक, दीज आर द ऑल अदर बैंक्स विच इंक्लूड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शंस। तो इनके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि 1980 में अनदर जो हमारे पास 6 वर नेशनलाइज्ड, और 6 बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया था। हम इन नेशनलाइज को हम किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि व्हाट हैपेंड, कि जब भी ये बैंक्स बने हुए थे तो शुरू शुरू में क्या था कि लोग अभी भी जो हमारे गांव के शाहूकार होते हैं, मींस लेंडर्स, जैसे कि ब्याज में पैसे देने वाले, कि किसी के पास कुछ गिरवी रख के कुछ पैसे ले आना या फिर कोई कर देना, पीपल वर स्टिल ऑन डिपेंडेंट ऑन दैट। लोग अभी भी उनके पास ऊपर डिपेंडेंट थे कि आप हमें पैसे दे दीजिए कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आपको इतना ब्याज दे देंगे ये, एंड पीपल वर फीलिंग स्टक। उनको एक्सपैंड करने के लिए और नंबर ऑफ बैंकों को इंक्लूड किया गया था, गांव गांव गली गली कह लीजिए कि पहुंचने की कोशिश करनी शुरू कर दी गई थी। अनदर 6 बैंक वर न्यू बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स, दीज वर द बैंक्स इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। और उसके बाद जब हम इस सेक्शन के नीचे आते हैं कि पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजय बैंक, देवर अलग अनदर बैंक्स, वो भी एक अलग और अनदर दूसरे बैंक्स थे जो इस सेक्शन में इंक्लूड होते हैं। इनके अलावा 1959 में जब रिफॉर्म्स बढ़ने शुरू हुए, व्हेन द सेक्शन क्रिएटेड इटसेल्फ, और बैंकिंग सेक्टर की सरकार को समय लगने लगी कि क्या और सेक्शन बनाने चाहिए, तो इनके लिए हमारे पास बैंकिंग को ये बढ़ा दिया है। सॉरी, शुरू में जो मैंने बोला था कि पटियाला हिमाचल, वो इन 6 बैंकों में डिवाइडेड था। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, हैदराबाद, बीकानेर एंड जयपुर, मैसूर, त्रावणकोर, सौराष्ट्र, इंदौर, मतलब ये 6-7 अलग और स्टेट बैंक्स को कह लीजिए कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाने की कोशिश जो थी वो 1959 में स्टार्ट हो चुकी थी, और इनको और भी ज़्यादा इस्टेब्लिश करने के लिए कि गली गली मोहल्ले तक ये पहुंच सके और लोग इन पे ट्रस्ट कर सकें, ये भी सेक्शन इसमें इंक्लूड हो गया था। ऑल दिस बैंकिंग वर लेटर मर्ज्ड विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो हमने पहले बोला था कि इन 7 बैंक को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया था 2017 में, इन सबको एक बैंक बना दिया गया था। इसके साथ जो हमारे पास अगला सीन है कि हाउ दिस बैंक वर लेटर रेगुलेटेड, तो इन बैंकों को आगे कैसे रेगुलेट किया गया था। इन द सेक्शन वी कैन सी कि इन 1975 डेवलपमेंट रूरल एरिया के लिए नेशनलाइज करना, और फिर इन सेक्टर्स के लिए कि इनका और रिफॉर्म हो सके, मींस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोन मिल सके और कम किस्तें देनी पड़े, और बैंकिंग सेक्टर में अब प्रॉफिट आना स्टार्ट हो गया था। इस चीज़ के बाद द प्रॉफिट लेवल स्टार्टेड टू इंक्रीज एब्रप्टली, दैट राइज्ड, कि जब बहुत सारे बैंक हो गए थे तब लोगों को बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा हो गया था। इनको और एक्सपेंड करने के लिए कि लोन ले लगे थे, काफ़ी लोगों के पास लोन आ गए थे और लोन का सेक्शन बन गया, इसके ऊपर एक नेशनलाइजेशन इम्पैक्ट बन गया था। इसके साथ क्या हुआ कि देश में पैसा काफ़ी आ गया, इकोनॉमिक कंडीशन जो कंट्री की है वो सुधरने लगी थी, ठीक है। एफिशिएंसी, लोगों की पैसे जमा करने के कारण उनके चीज़ें खरीदने की क्षमता बनी थी। एग्रीकल्चर को काफ़ी बूस्ट हुआ क्योंकि लोग लोन ले सकते थे, फसल बीज सकते थे, कमाई करते थे, पैसे सेव करते थे, बैंक को वापस कर देते थे, काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट पे एग्रीकल्चर लोन मिलने लग पड़े थे। स्टार्टिंग ये थी कि दीज थिंग्स स्टिल हैपन, मीन्स कि ये कह लीजिए हमारे पास रिफॉर्म्स थे,
जिन्होंने कि ये मर्जिंग या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बैंकिंग के कारण पीपल गॉट इंटरेस्टिंग टू दीज फैक्टर्स कि हाँ हम ये चीज़ लेके हम ये डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे इन सिंपल वर्डिंग किस्तों पर चीज़ें लेनी बहुत आसान हो गई थी। सो लोगों की पहुंच थोड़ी हाई होने लग पड़ी थी। दैट राइज अवर इकोनॉमी, जिसने हमारी इकोनॉमी को, क्योंकि ज़्यादा सामान बिकने के कारण इकोनॉमी के राइज बड़े आराम से होने लग गया था। फिर उसके बाद बीच में एक लिबरेशन पीरियड हमने मिस किया था, और लिबरेशन पीरियड एंड में इसलिए डाला है कि यहाँ तक तो हमने आज तक के जो रिफॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के वो चल ही रहे थे। फिर इन लिबरेशन पीरियड्स में भी हमारे पास क्या हुआ था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ बैंक्स थे वो रेगुलरली मॉनिटराइज्ड होने लगे। इन रेगुलेटरी मॉनिटराइज करने के लिए श्री एम नरसिम्हा वो इन सारे रिफॉर्म्स को बैंकिंग इंडस्ट्री को मैनेज करने लगे। मीन्स नाउ ये नहीं था कि कोई बंदा यहाँ से लोन ले ले और वहाँ से लोन ले ले 5 6, क्योंकि लेजर पे काम हो रहा था। सो इसलिए कि लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि कहाँ से मतलब कि बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा कमजोरी फील हुई कि लोग फ्रॉड कर सकते हैं। जब कई लोगों ने फ्रॉड किया उसके बाद उनकी कह लीजिए कि आंखें खुली, तो उन्होंने इसको नेशनलाइज किया, इस पे सर्विलेंस रखना शुरू किया, एक बैंकिंग सेक्टर को और डेवलप करने के लिए और स्ट्रांग बनाने के लिए कि कुछ अलग से लोग, जैसे कि अब नीरव मोदी ने किया है, तो अभी वो ही इज मिसिंग स्टिल, बाहर है लेकिन उस पर केस तो चल ही रहा है ना। सो ऐसे चीज़ों को रिफॉर्म करने के लिए और भी बाद में जो कह लीजिए कि सेक्टर को सोशलाइज कर रहा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड किया। इसके बाद आया सबसे बड़ा इफेक्ट जो कि April 1 2020 को हुआ, द ग्रेट मर्ज। दे आर नोन एज द ग्रेट मर्ज, मीन्स कि 10 डिफरेंट बैंक्स को मिला के एक बैंक बना दिया गया। सॉरी, एक बैंक नहीं, 4 अलग अलग मेन बैंक बना दिए गए। जैसे इलाहाबाद बैंक हमारे पास जो इंडियन बैंक था उसे इलाहाबाद बैंक बना दिया गया। ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स हमारा जो खेती बाड़ी बैंक है वो उसके इंक्लूड पंजाब नेशनल बैंक, इन मीन्स दीज आर द सेक्शन। कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, ओबीसी, सॉरी कोऑपरेटिव बैंक, इन सबको मर्ज करके सिर्फ 4 बैंकिंग में कन्वर्ट कर दिया है। सो इससे हमारा डबल फायदा भी हो सकता है। इससे फायदा क्या होगा कि जो पीपल मल्टीपल अकाउंट्स वाले हैं वो एक सिंगल सेक्शन में आएंगे। सो एक वो सेक्शन कम हो जाएगा कि एक बैंक से लोन लिया है, फिर दूसरे से लोन लिया है, फिर तीसरे से लोन लिया है। एक तो जो हमारा हमारा ही पैसा है जो बैंकों में पड़ा हुआ है वो थोड़ा सेफ रहेगा। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि मोनोपोली के कारण प्रॉब्लम हो जाए। दिस थिंग टू बी कम फर्दर इन अ फ्यूचर, ये फ्यूचर में आएगी आगे। और ग्रेट मर्ज में आगे हमारे पास 2 डिफरेंट सेक्शंस हैं कि इन ग्रेट मर्जेज में वी कैन सी कि हमारे पास जैसे देखिए कि नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर में क्या था। द 6 बैंक्स मर्ज्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक एंड अदर इंडिपेंडेंट बैंक जो प्राइवेट सेक्टर्स के थे, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, ये बैंक्स भी थे जो सारे एक साथ मिलके आना स्टार्ट हो चुके थे। इसके बाद द नेक्स्ट थिंग केम दैट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंकिंग। The biggest thing happened that they started giving licenses to private banks. Private बैंक में जैसे ग्लोबल ट्रस्ट बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, इंडसइंड बैंक, दीज आर द 10 बैंक्स। इन सबको भी लाइसेंस दे दिया गया कि नाउ यू गाइज कैन ऑल्सो वर्क। और फॉलोइंग द गाइडलाइंस, किसकी गाइडलाइंस फॉलो होंगी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की होंगी, जो हमारा जो मेन हमारे लिए नोट छापते हैं, जो इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से हमें पैसे जो क्या है प्रोवाइड कराते हैं, उनकी गाइडलाइंस पर इनसे क्या किया गया कि स्मॉल फाइनेंस बैंक देने शुरू किए। फॉरेन बैंक्स को स्टार्ट कर दिया कि आप इंडिया में बैंक्स खोल सकते हैं। ठीक है। सो कि इसके अलावा कि अभी ये नहीं था कि सारे के सारे कि सभी के सभी गवर्नमेंट एफिलिएटेड बैंक्स ही होंगे, प्राइवेट बैंक्स भी खुद काम कर सकते हैं, बट फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ आरबीआई। ये सब हमारे पास टोटल आ जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन इंक्लूडिंग है कि इसके बाद जो रिफॉर्म्स हुए वो ये हुए कि इंटरनेशनल बैंक्स भी हैं हमारे इंडिया में। सो व्हाट आर दे, उस पर अभी हम देखते हैं। द 10 फॉरेन बैंक्स जो अभी इंडिया में काम कर रहे हैं, वो ये हमारी साइट है द मनी मॉन्ट्रियल, वहाँ से मैंने इसे पिक किया है। दैट कि ये भी हमारे देश में काम कर रहे हैं विद द एफडीआईज। एंड सिटी बैंक इज एन इंटरनेशनल बैंक जो कि बेसिकली न्यूयॉर्क का है। एंड उसके बाद एचएसबीसी जो हांगकांग शिकाई बैंक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। ये भी इंडिया में इनकी काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। दे हैव विद मोर देन 24 ब्रांचेज अक्रॉस द नेशन, इनकी 24 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। उसके बाद डच बैंक, ये भी इंडिया में इनका काफ़ी काम है, अप्रॉक्सीमेटली 17 ब्रांचेज इन इंडिया। एंड द रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड इज आल्सो वर्किंग इन इंडिया, ये भी इनकी लगभग 10 ब्रांचेज हैं। डीबीएस इज आल्सो इन इंडिया विद 12 ब्रांचेज।
अनदर इज बार्कलेज बैंक, दे आर आल्सो वर्किंग इन इंडिया, इन भी इंडिया में ब्रांचेस हैं, दे आर फ्रॉम यूके मोस्टली। बैंक ऑफ अमेरिका नाम से पता चलता है कि यूएसए से हैं, इनकी 5 ब्रांचेस हैं। बैंक ऑफ बहरीन कुवैत, इनकी 4 ब्रांचेस हैं। दोहा बैंक, इनकी इंडिया के अक्रॉस 3 ब्रांचेस हैं। सो इनको हमने ऐड करने का मतलब, इन ब्रांचेस का ऐड करने का मतलब है कि हमें एफडीआई मिलेगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो लोगों का इन बैंकिंग में विदेशी सेक्टर में पैसा है वो डायरेक्टली इंडिया में इन्वेस्ट हो सकता है, इजी टू इन्वेस्ट सेक्शन बन जाएगा हमारे देश में। साथ में दीज बैंक्स विल हेल्प अस टू ग्रो। इनसे हमारे देश में क्या होगा कि हम यहाँ पैसा चाहते हैं, हम बाहर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इट इज़ ईजियर वे कि हम अपना पैसा आगे ट्रांसफ़र करते हैं। साथ ही में इसमें और एक चीज़ क्या हो जाएगी कि दे हेल्प अस टू बिल्ड। बिल्ड मीन्स ये नहीं है कि हमें कुछ बनाने में हेल्प करते हैं, बिल्ड मीन्स दे ग्रो। हमारी जो मनी है, पैसे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। साथ ही में क्या है कि हमारे पास अब कुवैत से, मान लीजिए कि मुझे कुवैत से पैसे मंगाने हैं, मेरा कुवैत बैंक में है। सो अगर मेरे पास ब्रांच में डायरेक्ट लिंक है तो मुझे वो नंबर ऑफ मल्टीपल प्रोसीजर से नहीं गुजरना पड़ेगा। सो दिस इज़ रियली ईजियर फॉर मी टू वर्क प्रॉपरली, एंड दिस रियली इफेक्ट्स, और यू में से कि ये हमारे पास डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा लेके आती है। सो दिस इज़ द बेसिक। हमारे पास 2 सेक्शन में होगा। पीडीएफ यू कैन गेट फ्रॉम माय टेलीग्राम अकाउंट। जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम अकाउंट होगा, बाकी सारी पीडीएफ भी आपको वहां मिल जाएंगी। अगर कोई सवाल है तो क्वेश्चन है तो प्लीज़ बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।